Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss about the one of the chapter from the unit 10 disaster management also, and in this video we will discuss the environment and the social work. So the environmental social worker in this how they assist the people and to the ecosystem so that can be adopted at various societal level. So what are the object of the environment and what are the cause of environmental degradation, and the environmental degradation, what are the different report and why the world wildlife, and also so many international organization which give the some reports, and also some the other indicators, and also Indian गवर्नमेंट और दी कैन से दी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से जो है कदम उठाए गए, कौन से लॉ बनाए गए, उन सभी को भी देखेंगे, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So when we talk about the environment, so the important thing that has to be understood that the rapid industrialization or increased urbanization, mass consumerism, and you can see the uncontrolled population growth has put enormous pressure on the ecosystem. सो एज अ रिजल्ट इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ मास कंज्यूमरिज्म, इन सब की वजह से क्या है कि जो बोल सकते हैं सर्वाइवल जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है डे टू डे, अगर आप देखें प्रेजेंट टाइम में. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटीग्रेटिंग द सोशल वर्क विद द एनवायरनमेंट, दैट इज़ ग्रोइंग कंसिडरेबली. मतलब अगर बात करें सोशल वर्क की और साथ ही साथ सोशल इन्वायरमेंट की, सो अगर दोनों को साथ में जोड़ करके देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा सोशल वर्कर इन दी इन्वायरमेंट, और यू कैन सी दी इन्वायरमेंटल सोशल वर्क. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया मेडिकल सोशल वर्कर और इन सोसाइटी द केस वर्कर एंड सो इन द ग्रुप. तो द वर्क ऑफ द सोशल वर्कर इज वेरी वी कैन से वेरी डाइवर्स इन एवरी फील्ड. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंटल सोशल वर्क that assists the humanity just to create the sustainable environment or biodiversity and ecosystem, so by the adopting various societal changes. So the concept of the environment and the social work. So what is environment basically you can say that those surroundings that surround living beings or from the all sides and affect their lives too. मतलब आपके आसपास जो आपकी सराउंडिंग्स है वही इन्वायरमेंट कहलाता है. सो ह्यूमन बीइंग इज डिपेंडेंट ओवर द नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर देयर एवरी रिक्वायरमेंट. हर एक चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो आपको आपके आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट से ही मिलती है. जैसे कि ब्रीदिंग, फूड, ये सभी कहाँ से मिलता है आपके. दैट इज़ द एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ. सो दीज डाइवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन दैट अफेक्ट द बिहेवियर, लाइफ स्टाइल, इकोनॉमी, सोशल ट्रेडिशंस, हर चीज़ को बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करता है दिस डाइवर्स एनवायरनमेंट, डाइवर्स इकोसिस्टम. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द सोशल वर्क? The study of the environment and the social work has gained prominence among the environmental crisis in the world. The main objective of the environment like the awareness create करना social work के द्वारा, knowledge उसके बारे में जानना, understand करना, attitude change, अपने attitude को बदलना environment को लेकर के, जिस प्रकार से rapid industrialization हो रहा है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया इस सब के बारे में. और skill is very important. एंड दी पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स इज द पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक इंसान सब कुछ नहीं बदल सकता है. सो देर द पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड फॉर टू चेंज समथिंग, टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन द वर्ल्ड. साइंटिफिक यूटिलाइजेशन, द रिसर्च यू कैन से, और साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग विथ टुगेदर, एंड ऑल्सो अडोप्ट द सम अप्रोच दैट इज वेरी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल, that is very empirical, so that there is the possibility to change in the ecosystem with the social work involvement. Now what are the cause of environmental degradation? And so cause of the environmental degradation I can say the pollution की वजह से, population explosion, क्योंकि जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी उसी के अनुसार होगा. सो दैट इज़ गोइंग टू बी डिग्रेड द इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम. Industrialization, of course, it is a very important you can say the cause of the degradation of the environment. And the increase the urbanization, population बढ़ रही है तो of course industrialization बढ़ रहा है, तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं. सो वहाँ पर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होना बहुत ही, आप बोल सकते हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ेगा. वहाँ पर जब लोग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ के लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पॉल्यूशन बढ़ेगा हर चीज़ के लिए. सो एंड नेक्स्ट डिफेक्टिव एग्रीकल्चर पॉलिसी, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख सकते हैं कि जो जैसे कि दिल्ली के आसपास के जो एनसीआर रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम एग्रीकल्चर. ये ऐसी पॉलिसी है जैसे कि वहाँ पर लोग जो पराली है तो उसको जलाते हैं,
बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वो क्यों जलाते हैं और सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो इसका रीज़न है, और सरकार के द्वारा अगर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो ऑफकोर्स इससे क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा ही। तो किसानों को इंसेंटिव देना चाहिए कि वो किस प्रकार से उसको सही से यूटिलाइज़ कर पाएँ, उसके भी बोल सकते हैं बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं जो उनके द्वारा जो रेसिड्यू जलाया जाता है, बट उस पर फोकस होना चाहिए सरकार का। सो ऑफ कोर्स डिफेक्टिव एग्रीकल्चर पॉलिसी दैट लीड टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। Poverty is also one of the important reason, and deforestation, this is very important reason और cause for the environmental degradation, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं लगातार। सो ये क्या है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन होता है या फिर इंडस्ट्री, कहीं कहीं पर इंडस्ट्री बनती है तो वहाँ के आसपास का जो एरिया होता है उसको जो फॉरेस्ट होते हैं उनको काट दिया जाता है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो रहा है। एग्जाम में अगर आएगा तो ये से जो क्वेश्चन रहेंगे तो इनमें से इसी प्रकार के आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो रहा है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो रहा है तो उससे क्या होगा, क्या इससे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऑफकोर्स ये लाइफ इफेक्ट करेगा, इसका इम्पैक्ट भी होगा। और जैसे कि बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ और आपके स्किन कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ को लेकर के। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी भी का भी लॉस हो रहा है। दी इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसका आर्थिक इम्पैक्ट भी है। और बिकॉज बहुत सारा जो अगर आप इस पर काम करेंगे एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, तो इस पर एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि आप बहुत सारी कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं इंटरनेशनली और नेशनली होती हैं, तो इस पर क्या है, काफ़ी खर्चा है और इस पर एनवायरमेंट को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। तो ये अपने आप में बोल सकते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है इसका। ओजोन लेयर डिप्लेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एनवायरमेंट। जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लेट भी होती है। सो दीज आर द यू कैन से दी सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नाउ द डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। The every section of the society has different impact of the environment on them. वनरेबल सेक्शन, अगर बात करें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होगा, जो गरीब होंगे, जो वनरेबल होंगे, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इससे, क्योंकि वो उनकी हेल्थ भी डिग्रेड होगी और उसके लिए उनको काफ़ी खर्चे उठाने पड़ते हैं। बिकॉज जो गरीब लोग होते हैं वो इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए या अपने हेल्थ के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होते हैं वो वनरेबल सेक्शन ही होता है, जो अंडर डेवलप्ड होता है। सो अगर बात करें डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन द वीमन, महिलाओं के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। सो ये डिपेंड करता है कि जो इन द कंडीशन ऑफ वीमन इन डिफरेंट प्लेन्स, माउंटेन, कोस्टल रीजन, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, तो हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं उसका जो इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंटल का अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि बात करें माउंटेन में या फिर माउंटेन एरिया में, तो जब वाटर की कमी होगी और फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो क्या होगा, जैसे पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है महिलाओं को, कहीं कहीं भी रूरल एरिया में। जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि पानी आपको डायरेक्ट घर पे नहीं रहता है, आपको जाना पड़ता है दूर नदी में या आसपास के कहीं। तो ये क्या है, इस पर महिलाओं के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट रहता है इसका। और प्लेन्स एरिया में या फिर कोस्टल रीजन में, रूरल एरिया में, अर्बन, हर जगह महिलाओं पर इस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वीमन लिविंग इन दी माउंटेन्स एंड डेजर्ट एरिया हैव टू गो थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन दी पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उन पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है। जैसे कोल्ड डेजर्ट हिमालय में या डॉट प्रोन जो एरिया होते हैं, जैसे बुंदेलखंड है, बैकवर्ड रीजन में ऑफ द जहाँ पर रेन कम होते हैं, बारिश कम होती है, और इस सब जगह जो लोग रहते हैं उन पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है, उनकी इकॉनमी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। और डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन दी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया कि मार्जिनल ग्रुप में जो आते जैसे महिलाएं हैं, SC ST कैटेगरी के जैसे ट्राइबल लोग हैं और ओल्डर पर्सन है, ट्रांसजेंडर हैं, LGBT, तो इनकी लाइफ पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है। और इन्वायरमेंट का जैसे कि बात करें, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, वो डिप्लीट हो रहे हैं बहुत ही स्पीड में, तो उससे क्या पॉल्यूशन बढ़ता है, रिवर में बढ़ेगा, ओशियन में ग्लेशियर आपके जो टूट रहे हैं, तो इससे बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे जो लोग जैसे ट्राइबल लोग हैं वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पर, और फॉरेस्ट को ही काटा जा रहा है, तो उनका लाइवलीहुड, उनका सर्वाइवल कैसे होगा। सो ये सभी की सभी समस्याएं जो हैं फेस करते हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है। डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन दी इंडिजिनियस पीपल, सो ऑफ कोर्स इंडिजिनस पीपल पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है। बिकॉज अगर बात करें कि जो लोकल जो इन्वायरमेंट होते हैं वही डिसाइड करते हैं आपकी वे ऑफ लाइफ को, आपके बिहेवियर को, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी को। सो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जो रोहिंग्याज हैं जो म्यांमार के, वो मतलब माइग्रेट कर रहे हैं
तो इससे क्या है, डिस्ट्रेस बढ़ता है दुनिया हर जगह, क्योंकि आप अगर आप दूसरी कंट्री से लोग यहाँ आएंगे तो ऑफकोर्स जिस रीजन में वो रहेंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा उनकी जो वे ऑफ लाइफ है काफ़ी इफेक्ट होगी, वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट होंगी। तो ये सभी चीज़ें होती हैं इसी वजह से। तो दैट इज़ आल्सो द वेरी डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके ऊपर, उनकी लाइफ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट इन दी ह्यूमन राइट्स परस्पेक्टिव। अगर हम एनवायरनमेंट को देखें ह्यूमन राइट परस्पेक्टिव से, अर्थात मतलब जो अधिकार होते हैं, जैसे कि हर एक इंसान को, जो सिटीजन इंडिया का, उसको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो अपने आप में अगर बात करें तो एक अच्छा एनवायरनमेंट देना ही एक, अगर उसका भी एक अधिकार है, राइट टू लाइफ है। बिकॉज अगर एक स्वच्छ और साफ एक एनवायरनमेंट नहीं होगा, सो दैट इज़ आल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी पर्सन। सो Article 21, that is right to life and liberty. So it states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. मतलब एक, ये आर्टिकल 21 में ये बोला जाता है कि हर एक इंसान को अधिकार है अपनी लाइफ, और मतलब उसको फुल लिबर्टी है और लाइफ को जीने का अधिकार है। सो अगर आप सही साफ इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो कहाँ से वो जी पाएगा। सो दिस इज आर्टिकल 21, दिस इज अबाउट द ह्यूमन राइट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंट। सो आर्टिकल 21 और बहुत सारे आर्टिकल हैं जो कि बात करते हैं ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव की। नेक्स्ट सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को लेकर के उसमें मेंशन किया था कि द एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड द एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। मतलब सिंपल है कि अगर जो वाटर, वो बोल सकते हैं जो भी है पॉल्यूशन फ्री, अगर वाटर मिलेगा, एयर मिलेगी, तो वही बोलेंगे उसको राइट टू लाइफ है। क्योंकि अगर पॉल्यूशन फ्री वाटर नहीं होगा, पॉल्यूशन फ्री एयर नहीं होगी, तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और सफ़र करेंगे किसी न किसी प्रकार से, हेल्थ को लेकर के या किसी न किसी प्रकार से, तो उनकी जो लाइफ है वह काफ़ी इम्पैक्ट होगी। सो इस केस में, इसे जो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था आर्टिकल 20 के तहत कि हर एक इंसान को एक पॉल्यूशन फ्री वाटर और पॉल्यूशन फ्री एयर मिलनी चाहिए, दैट इज़ द राइट टू लाइफ। रूरल litigation and the entitlement Kendra Dehradun versus State of Uttar Pradesh in 1987. So in which the Supreme Court ordered the closing of quarries and the mines in the ecological sensitive area. मतलब है कि इसमें ये केस में बोला गया था कि जो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए इसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। इस केस के अंतर्गत जो केस था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और इन दी रूरल लिटिगेशन एंड दी इंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून। क्योंकि देहरादून जो एरिया हिली एरिया है वहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इलीगल माइनिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन एरिया को सो यहाँ पर ऑर्डर दिए गए। नेक्स्ट है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया इन दी वेहिकुलर पॉल्यूशन केस ऑफ 1991 विच स्ट्रेस ऑन दी रिडक्शन ऑफ द पॉल्यूशन फॉर प्रॉपर एन्जॉयमेंट ऑफ द लाइफ अंडर। वही आर्टिकल 21 की यहाँ पर बात की गई है। इसमें इस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पॉल्यूशन को रोकने के लिए, बिकॉज ये वही है आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ की। तो राइट टू लाइफ में सब कुछ आता है, आपको प्रॉपर पॉल्यूशन फ्री वाटर, पॉल्यूशन फ्री एयर मिलना चाहिए, दैट इज अ फुल एन्जॉयमेंट ऑफ द राइट टू लाइफ। सो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आपके जो केस हैं एग्जाम में अगर आ जाता है कि जैसे कोई भी केस आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर और यू कैन से दी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जहाँ पर जैसे माइनिंग होती है तो उसको रोकने के लिए। तो बेसिकली ये है दीज केसेस रिगार्डिंग दी एनवायरनमेंट स्पेशली। और आर्टिकल 21 भी याद रखना कि ये एनवायरनमेंट को लेकर के भी ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं आप आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। यहाँ पर 7 और 8 जो एक्ट दिए गए हैं इनकी ईयर आपको याद करना है एग्जाम में। बोल सकते हैं 90% चांसेस हैं कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, India Forest Act 1927, Wildlife Protection Act 1972, and the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Forest Conservation Act 1980, and the Air Prevention and Control Pollution Act 1981, Environmental Protection Act 1986 and Biological Diversity Act 2002। देखिए इसमें याद करने का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन। देखिए इसमें लास्ट में वन है, ओके, इसमें वन है आप देख सकते हैं। और ये क्या फर्स्ट पे आता है ना ये आपका, तो आपको इसको याद करने का तरीका हो गया कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 में आएगा, ओके। और अगर बात करें वाटर की तो ए के बाद आता है W, ठीक है।
तो 1 के बाद ही कोई नंबर आएगा, तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ए आएगा फर्स्ट पर और डब्ल्यू आएगा 4 पर। सो जब भी आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे कि जो एयर के लिए जो एक्ट है वो इसमें लास्ट में बनाना चाहिए, और उसके बाद फिर वाटर है तो ए के बाद डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पर ए के बाद 1 के बाद 4 आ सकता है। सो ऐसे याद करने का आप अपने तरीके से भी कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं। मैं ऐसे इसको याद किया था ताकि आप इसको याद कर पाएंगे। और यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 1927 है, ओके। और जस्ट इसके जो नंबर है उसको आपको आगे पीछे कर दिया गया है 1972। सो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है। सो पहले फॉरेस्ट, उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ, तो पहले 27 आएगा, उसके बाद ही 72 आएगा। सो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। और ये सभी के सभी ऐसे ही यहाँ पर जो एक्ट हैं आपको याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनाने पड़ते हैं, बिकॉज बहुत सारे एक्ट हैं, आप नियर अबाउट 200 एक्ट होंगे, सबको आप कैसे याद करेंगे। इसी ट्रिक के माध्यम से आप कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना लीजिए कि अपने फ्रेंड के नाम पर या किसी के भी जिस चीज़ को आप जल्दी याद कर लें, उस चीज़ के अनुसार आपको ये जो निमोनिक्स बनाने होते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी चलाए गए इंडिया में। The major reason behind the emergence of environmental movement in India are the control over the natural resources, जैसे कि और इसके अलावा कि कुछ फॉल्स डेवलपमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की थी, उनके से लोग गुस्सा होकर के उनके द्वारा ये मूवमेंट चलाए गए थे। या सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, उसकी वजह से भी। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे बिश्नोई मूवमेंट चलाया गया, सो ये अगर माना जाता है इंडिया में पहला फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट था इंडिया का, ये दैट इज टुक प्लेस इन 1730 इन दी मारवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। और बिश्नोई बेसिकली एक रिलीजियस सेक्ट है, जो कि उनका ऐसा मानना होता है कि जो एनिमल हैंड्री है उनको वो वर्शिप करते हैं, उनको किसी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए। सो इसी वजह से जो अमृता देवी बिश्नोई थी उनके द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया था, एंड शी वाज अलॉन्ग विद अदर ह्यूज ट्री टू प्रोटेक्ट बीइंग फ्रॉम द कट। सो ये इनके मतलब इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है अमृता देवी बिश्नोई का। इनको आप याद कर लेना, ये नाम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि वहाँ पर दिया रहेगा बिश्नोई मूवमेंट और साथ में जो लीडर है, एनवायरमेंटल लीडर है, उनका नाम क्या है, तो इसको याद करने का एक तरीका है। इनके द्वारा पेड़ों को हक करके उसको एम्ब्रेस करके और काटने से रोकने के लिए कोशिश की गई थी। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट। सो चिपको मूवमेंट इज आल्सो यू कैन से, ये उत्तराखंड में चलाया गया था उस समय उत्तर प्रदेश था ये, एट दी फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज इन 1973। सो दिस इंसिडेंट प्रोवोक द लोकल्स एंड अंडर द लीडर्स ऑफ द गौरा देवी और चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नाम याद करने ना आप। ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया था स्टार्टिंग में। सो दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कब? 1973 में। अब ये बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था इंडिया का, और इसमें पेड़ों को काटा जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट है अपीको मूवमेंट। अपीको मूवमेंट 1983 में चलाया गया था। ये कहाँ? कर्नाटका स्टेट में, उत्तर कन्नड़ और दी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके जो लीडर थे दैट इज द पांडुरंग हेगड़े। और ये जो लॉन्च किया गया था 1983 में, इसका मेन एम था कि द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट एंड द रिन्यू द एंशियंट लाइवलीहुड, उसको बर्बाद करने के लिए। जैसे कि अगर आप बात करें किसी एरिया में जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट है, अब उसका कॉमर्शलाइजेशन हो या काटा जाए उसको फॉरेस्ट को, तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो लाइवलीहुड होगी, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, तो उनकी लाइफ भी काफ़ी अफेक्ट होगी। तो उसको रोकने के लिए ये जो मूवमेंट चलाया गया था, अपीको मूवमेंट। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ मूवमेंट। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट, ये जो सोशल मूवमेंट चलाया गया था रोकने के लिए कि वहाँ जैसे कि एक डैम बनाया जा रहा था नर्मदा रिवर पर, तो उस डैम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि वहाँ जो आदिवासी रहते फार्मर्स थे, तो उनकी लाइफ काफ़ी उस पर अफेक्ट हो रही थी, उन लोगों को वहाँ से मूव किया जा रहा था। तो इससे जो वहाँ जो कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे उनके द्वारा, और साथ ही साथ वहाँ के जो फार्मर हैं, आदिवासी इन्वायरमेंटिस्ट थे, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मूवमेंट चलाया गया था। दैट इज़ द विच फ्लो थ्रू दी स्टेट ऑफ गुजरात, MP एंड दी महाराष्ट्र, इस रीजन में। सो मेधा पाटकर हैज़ बीन द लीडर ऑफ दिस आंदोलन, हु आल्सो ग्रुप सपोर्ट फ्रॉम दी अरुंधति रॉय एंड बाबा आंटे। सो इसमें स्पेशली अगर बात करें, जो मैं लीड थी वो थी मेधा पाटकर। सो ये जो एनवायरनमेंट था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट ये चलाया गया था आपका, इसको आप याद कर लेना। एंड नेक्स्ट है साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1978 इन दी साइलेंट वैली इन दी पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इसको चलाया गया था। और लीडर इसमें कुछ NGOs थे, उसके अलावा ये केरला शास्त्र साहित्य परिषद एंड दी पोएट एक्टिविस्ट
सुगात कुमारी, इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस साइलेंट वैली प्रोटेस्ट में। और इसका जो मेन उद्देश्य था कि इसको साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली वहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही थी, बिकॉज वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया था। नेक्स्ट, रोल ऑफ एनजीओ इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीओ का क्या रोल है? सो जो एनजीओ काम करते हैं एनवायरमेंट के लिए उनको बोलते हैं ई एनजीओ, ई फॉर इन्वायरमेंट एनजीओ। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ग्रीन पीस इंटरनेशनल कन्वेंशन और दी नेचर कंजर्वेंसी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सेंटर फॉर द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती हैं एनजीओ के लिए, तो उनको बोलते हैं ई एनजीओ। And they play very important role like the pollution monitoring and control, publication, designing text and course, creating awareness among the public on the current environmental issue and their solutions, participate in the protection of human rights to clean the environment, and the group lobbying भी करते हैं वो लोग to influence the public policy makers, and also are often in conflict with the state and टू डू ग्रुप इन दी सोसाइटी। तो मतलब सोसाइटी को काम करना और जो सोशल पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है सरकार के द्वारा उसमें लॉबिंग करना, उसको इन्फ्लुएंस करना ताकि सही पॉलिसी बनाई जा सके टू क्लीन द एनवायरनमेंट। तो ये सभी के सभी उनके काम होते हैं एनजीओ के जो रोल होते हैं। सो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कौन सा क्या क्या रोल होते हैं तो हमेशा याद रखना कि बेसिकली इनका जो काम होता है पोल्यूशन को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना और लॉबिंग करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को रिलेटेड टू दी क्लीन एनवायरनमेंट, और जो भी इन्वायरमेंटल इशू हैं उनके लिए सॉल्यूशन निकालना, उस पर काम करना, अवेयरनेस फैलाना, क्रिएट करना, मूवमेंट करना, लोगों को मोटिवेट करना, ये सभी के सभी क्या है, ये उनके रोल होते हैं एनजीओज के। सो इस चैप्टर में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर फ्रॉम द यूनिट 10। थैंक यू एंड टेक केयर।